और न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रियल रेड बटरफ्लाई की एंट्री होती है। अब हमें रेड बटरफ्लाई की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि 100 साल पहले ही उस रेड बटरफ्लाई की बर्थ हुई थी और जैसे ही रेड बटरफ्लाई की बर्थ हुई थी तो उसके बाद ही वहाँ पर ब्लड रिलम के अंदर एक अजीब सा फेनोमेनन हुआ था जो आज से पहले 1000 साल तक कभी भी नहीं हुआ था। ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब था और उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्पिरिट कंडेंस हुई रेड बटरफ्लाई के अराउंड। इसके बाद हम रेड बटरफ्लाई की टीचर और कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि इस बात की कसम खाते हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगे रेड बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करते रहेंगे और रेड बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करने में अगर उनकी जान भी चली गई तो वो जान देने से भी नहीं कतराएंगे। इसके बाद हम रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो कुछ ही टाइम में अपनी मार्शल आर्ट्स और फिर मैजिक भी सीखती है और उसके आसपास ही हम उन 5 एलिमेंट्स को भी देखते हैं। अब हम रेड बटरफ्लाई यानी कि होंग दाई की टीचर को देखते हैं जिसने रेड बटरफ्लाई को अपना डिसाइपल चूज कर लिया था और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो रेड बटरफ्लाई से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट थी। अब टीचर रेड बटरफ्लाई को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी और कुछ टाइम के बाद हम टीचर को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठी अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसके पास उसकी फर्स्ट डिसाइपल आती है और टीचर उससे कहती है कि तुम्हें रेड बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करना होगा। रेड बटरफ्लाई के पास है तुम उसकी वो 5 एलिमेंट की स्पिरिट को ले लोगी और उसे अपने पास रखोगी और रेड बटरफ्लाई बनकर तुम ही अटैक करने के लिए जाओगी क्योंकि मैं रेड बटरफ्लाई की जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। अब टीचर साथ में ये भी बताने लगती है कि 4 फैक्शन अलायंस से अगर रेड बटरफ्लाई फाइट करने के लिए जाएगी तो उसकी जान खतरे में आ सकती है, इसीलिए सिर्फ तुम ही हो जो वहाँ पर जाकर रेड बटरफ्लाई की जगह पर फाइट कर सकती है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात मानोगी क्योंकि मैं तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन हम उस फर्स्ट डिसाइपल को देखते हैं जिसका दिल टूट चुका था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी टीचर उसके साथ कभी ऐसा भी करेगी। अब वो टीचर कहती हैं कि हमें रेड बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करके रखना होगा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है और उसकी जान पर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए। लेकिन वो फर्स्ट डिसाइपल वो तो बुरी तरह से रोने लगी थी और फिर वो अपनी टीचर की तरफ देखते हुए कहती है कि मास्टर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? रेड बटरफ्लाई आपके साथ पिछले 100 सालों से है लेकिन मैं तो आपकी फर्स्ट डिसाइपल हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको रेड बटरफ्लाई की फिक्र है और मेरी कोई फिक्र नहीं है। आपको मेरे साथ भी वैसे ही लॉयल होना चाहिए था जैसा आप रेड बटरफ्लाई के साथ थी। तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि पीछे की तरफ मुड़ती है और अपनी फर्स्ट डिसाइपल को देखती है और ये देखकर तो फर्स्ट डिसाइपल हैरान ही रह गई थी कि उसकी मास्टर के मुंह से ब्लड आ रहा था। उसकी मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही टाइम में वो मास्टर मर जाएगी। ये देखकर तो फर्स्ट डिसाइपल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और भागते हुए वो अपनी मास्टर की तरफ आने लगी थी जब उसकी मास्टर कहती है कि मुझसे कभी भी नाराज मत होना। मैं रेड बटरफ्लाई को बचाने के लिए जो कुछ कर सकती थी मैंने कर दिया है लेकिन अब मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए तो मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूंगी तो मेरी बात जरूर मानोगी। प्लीज मेरी बात मान लो और मुझसे कभी भी नाराज मत होना और अपने दिल में मेरे खिलाफ कोई भी बात मत रखना। इसके साथ ही टीचर ये भी बोलती है कि मैं जानती हूँ हमें रेड बटरफ्लाई को तो हर हाल में बचाना ही है और मैं जानती हूँ कि तुम ये काम तो कर ही लोगी, लेकिन इसके अलावा हमें अपने ब्लड डोमेन को भी बचा कर रखना है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है रेड बटरफ्लाई की जान बचाने की। अब वो अपनी फर्स्ट डिसाइपल को बहुत सारी बातें समझाती है जिसके बाद वो फर्स्ट डिसाइपल देखती है कि उसकी मास्टर धीरे धीरे करके उसके सामने से गायब हो रही थी। अब ये देखकर फर्स्ट डिसाइपल भागते हुए अपनी मास्टर के पास जाती है और कहती है आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर वहां से गायब हो चुकी थी और तभी वो फर्स्ट डिसाइपल खड़ी होते हुए कहती है ये आपकी आखिरी ख्वाहिश थी, मैं जानती हूँ। तो ठीक है, आपकी डिसाइपल आपकी बात जरूर मानेगी और आपने जो मुझे करने के लिए कहा है वो मैं जरूर करूंगी। और बाकी सारे डिसाइपल्स को जब अपने मास्टर के मरने की खबर होती है तो सब बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट डिसाइपल के दुख का अंदाजा तो यहाँ पर कोई भी नहीं लगा सकता था। अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जाओ जो खड़े होकर रेड बटरफ्लाई को देख रहा था और रेड बटरफ्लाई भी बहुत ही तेजी से सब डिसाइपल्स को मारती हुई जा रही थी। उसके अलावा हम उन स्टैचू स्नेक्स को देखते हैं जो कि रियल हो चुके थे और वो भी एक ही बार में बहुत सारे डिसाइपल्स को अपनी पावर से मार रहे थे। अब कुछ ही देर में हम जाओ को देखते हैं जो वहां पर अपने होली ड्रैगन को यूज करता है और उसको समन करके अपनी पावर का यूज करते हुए उन सारे स्टैचूज को खत्म करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो फॉर्मेशन उसको भी वो खत्म कर सके और ये लोग यहाँ से चले जाएं और इसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुका था। अब हम कुछ एलिफेंट्स को भी देखते हैं जो कि वहां पर आ चुके थे और उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहां पर रेड बटरफ्लाई भी आ चुकी थी और कहती है कि जहां पर आज जो भी मेरा साथ देगा मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगी, सबसे पहले जाकर उस ब्लू ड्रैगन को मार दो।
अब इतने में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वहां पर आ चुका था और रेड बटरफ्लाई की बात सुनते हुए वो आगे भी आ गया था और वो आदमी शुजाको किंगडम से था। और उसको देखते हुए बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे और बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके थे। जिसके बाद हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो कहते हैं कि किसी को भी अब दरमियान में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मैं खुद ही निपट लूंगा और इसको तो आज यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो एक शील्ड बनाकर अपने ड्रैगन को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपना एक स्पिरिचुअल अटैक करके एक पंच से मिस्टर जाओ को वहीं से पीछे धकेल देता है और उसके बाद वो मिस्टर जाओ के ड्रैगन के ऊपर भी अटैक करता है। और हम तीजू को देखते हैं जो कि ये सब देखकर हैरान रह गया था। कुछ ही देर में हम उस आदमी को देखते हैं जो कि ड्रैगन के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक करने लगता है और वो ड्रैगन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, क्योंकि उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन तभी वो आदमी कहता है, अरे अरे इतनी क्या जल्दी है, आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा और तुम्हें और कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए वो आदमी उस ड्रैगन के सोल को अपने पास रख लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन की बॉडी कुछ पत्थरों में बदल चुकी थी और नीचे जमीन की तरफ गिरने लगी थी। और बाकी कल्टीवेटर्स जो कि फाइट कर रहे थे, जैसे ही ये देखते हैं तो वहां से भागने लगे थे, क्योंकि इस कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाला ड्रैगन ही जब जिंदा नहीं बचा था तो वो अकेले क्या ही कर सकते थे। अब तीजू भी ये सब कुछ देखे ही जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा हैरान था और साथ में वो ये भी देख रहा था कि बहुत से कल्टीवेटर्स वहां पर मारे भी जा चुके थे। जिसके बाद हम रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि अपने 5 एलिमेंट का यूज करते हुए अपने सारे ही बीस्ट को आजाद करवा चुकी थी, लेकिन वो देखती है कि उसका एक एलिमेंट मिसिंग था। उसके बाद वो वहां पर दूसरी बेल को भी तोड़ देती है, लेकिन वो देखती है कि उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहां पर सारे बीस्ट ही एल्डर्स और कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करने लगे थे और हम एक वाइट लाइन को देखते हैं जो कि एक एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। और ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि एक बीस्ट एक एल्डर पर अटैक करके कैसे उसे खत्म कर सकता था। बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकता कि एक एल्डर पर अटैक करके उसको खत्म कर दे। इसके बाद हम स्नेक को देखते हैं जो कि जाओजुन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक से जाओजुन वहीं पर गिर चुका था और हम देखते हैं कि उसकी डेथ भी हो चुकी थी। और उसके बाद हम फायर एलिमेंट बीस्ट को देखते हैं जो कि एक और एल्डर के ऊपर अटैक करता है। अब वो एल्डर उस बीस्ट से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर कुछ और लोग भी आ गए थे जो कि एल्डर के ऊपर अटैक करते हैं और एल्डर उनसे जीत नहीं पाया था। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और वहां से गायब हो रही थी और वो एल्डर नीचे की तरफ गिर रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ ही टाइम में 4 फैक्शन अलायंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब उनमें से मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं बचा था। सभी लोग तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे और किसी के अंदर भी इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि उन बीस्ट और उन एल्डर्स का मुकाबला कर सकता। अब तीजू भी सारी सिचुएशन को देख रहा था और कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास हेवन और अर्थ की पावर है, वरना तो मैं यहाँ पर कब का मारा जा चुका होता और जाओ भी कब का यहाँ से ये जगह को छोड़कर जा चुका है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं है और मैं अकेला इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहकर तीजू तो जल्दी से अपने उस हेड को निकाल लेता है, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। अगर कोई उसका फेस देख लेता तो कोई भी उसका जिंदा ना छोड़ता। अब तीजू वहां से निकलकर एक केव में आ गया था और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ भी उसी केव में ही छुपा हुआ था। जैसे ही वो वहां पर किसी को आते हुए देखता है तो वो हेड की वजह से तीजू को नहीं पहचान पा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से एक अटैक एक्टिवेट कर लेता है ताकि उस पर्सन को मार सके। लेकिन जैसे ही तीजू आगे बढ़ता है तो जाओ उसको देखकर सुकून का सांस लेता है और फिर तीजू से कहता है कि शुक्र है ये आप हैं, मैं तो डर ही गया था, और जल्दी से अपने अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम जाओ को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतने में तीजू की नजर जाओ के बेल्ट की तरफ जाती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही थी और ये देखते हुए जाओ भी अपने बेल्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि आप इस स्पॉट को देख रहे हैं, इस स्पॉट के पीछे ही तो इतनी ज्यादा फाइट हुई है, मैं इसको रखना डिजर्व ही नहीं करता हूँ। इसकी वजह से तो हमारे 4 फैक्शन अलायंस की ये हालत हो चुकी है और अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं, मैं ये आपको दे देता हूँ। अब जाओ ये भी कहता है कि तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है कि तुम इसको संभाल कर रख सकते हो या फिर नहीं। और इसके बाद जाओ वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। और हम तीजू को देखते हैं जो कि वहां से निकलने के लिए अपने कदम बढ़ाता है और जाने से पहले वो जाओ को एक एलेक्सियर देता है और कहता है कि इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिसके बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से वहां से निकल रहा था। अब तीजू आगे की तरफ सफर कर ही रहा था कि उसे महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास कोई एनर्जी है और इसको देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो चुका था। तभी वो देखता है कि उसके सामने कोई अटैक आ गया था और कुछ ही देर में उसके सामने एक एल्डर लेडी भी आ चुकी थी।
और वो लेडी आते ही तेजू के ऊपर अटैक कर देती है और वो लेडी की पावर बहुत ही ज्यादा थी और तेजू को इस बात का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो उस लेडी के अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। अब हम तेजू को देखते हैं जो कि अपने डीमंस को बाहर निकाल लेता है और फिर उस एल्डर लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन हम उस एल्डर लेडी को देखते हैं जो कि अपनी चेन्स को बाहर निकाल लेती है और चेन्स की हेल्प से उन सारे डीमंस को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें कुछ देर के लिए कामयाब होती भी है। फिर डीमंस खुद को आजाद करवा के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और फाइटिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। अब वो लेडी दोबारा से उन डीमंस को अपने अटैक से पकड़ लेती है और उसके बाद उन पर अटैक करके उनको मारने ही वाली थी कि हम तेजो को देखते हैं जो वहां पर उनको ब्लास्ट कर देता है अपनी पावर्स का यूज करते हुए, और उस ब्लास्ट की वजह से उसे इतना मौका मिल जाता है कि वो वहां से भाग सके और फौरन से वहां से भागने लगता है। जब वो लेडी कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हो। अब कुछ ही देर में हम तेजू को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था और बहुत ही दूर भी आ चुका था, लेकिन बहुत दूर आने के बाद भी अपने सामने देखता है कि उसके सामने फिर से वो टावर आ चुका था और फिर वो लेडी भी आ जाती है और वो लेडी दोबारा से तेजू की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो लेडी तेजू की तरफ बढ़ती है तो उसकी तरफ बहुत से आइस क्रिस्टल्स भी बढ़ रहे थे। अब तेजू जैसे ही उसे देखता है तो तैंग फैमिली के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन को बाहर निकालता है। अब तेजू उस डीमन को अटैक करने के लिए भेजता है और वो जानता था कि वो लेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे किसी भी तरह वहां से निकलना होगा और वो डीमन ज्यादा देर तक उस लेडी को नहीं रोक सकता है, इसीलिए तेजू अपनी कुछ पावर्स भी उस डीमन के अंदर डाल देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो चुका था। अब वो लेडी भी उस डीमन से फाइट करने लगी थी और दूसरी तरफ हम तेजू को भी देखते हैं जो कि अपने डीमन को कंट्रोल कर रहा था और वो डीमन भी बहुत ही अच्छी तरह से उस लेडी से फाइट कर रहा था, लेकिन उस लेडी को इससे कोई भी फर्क अभी तक तो नहीं पड़ा था और वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थी क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। जब हम तेजू को देखते हैं जो मौके का फायदा उठाते हुए टेलीपोर्टेशन टेक्निक से वहां से दूर आ गया था, फिर वो अपने रेड फ्लैग को निकालता है और उस पर हेवनली टेक्निक का यूज करता है और उसके बाद उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को भी डाल देता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो फ्लैग पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था और पहले तो लेडी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो हेवनली ट्यूबुलेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होती है तो उस लेडी के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। और दूसरी तरफ हम शुजाको किंगडम के उस आदमी को भी देखते हैं जो कि इस फ्लैग से निकलने वाली एनर्जी को देख लेता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान रह गया था। अब वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी, इसीलिए फौरन से वो अपने टावर के अंदर चली जाती है, लेकिन हम तेजो को देखते हैं जो कि अपने उस हेवनली टेबुलेशन के उस फ्लैग को पकड़ता है और उसके बाद उस टावर के ऊपर अटैक कर देता है अपने उसी फ्लैग की हेल्प से। और हम देखते हैं कि वो टावर वहीं पर ब्लास्ट हो चुका था और उसका ब्लास्ट इतना बड़ा था कि वो बहुत दूर तक जाता है क्योंकि वो हेवनली ट्यूबुलेशन की वजह से हुआ था। अब हम देखते हैं कि तेजू के मुंह से भी वहाँ पर ब्लड आने लगा था और अपने सामने वो वहाँ पर देखता है कि जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका था, लेकिन तभी तेजू को इस बात का एहसास होता है कि वहाँ पर कोई और भी आ रहा है और तेजू फौरन से वहाँ से भागने लगता है और कहता है ओ नो, क्या वो डीमन यहाँ पर आ रहा है? उसको इस अटैक के बारे में पता चल गया। अब तेजू तो जल्दी से अपने उस त्यानली पर्ल में जाकर छुप जाता है। इतने में हम उस डीमन को देखते हैं जो कि वहां पर पहुंच चुका था और कहता है कि सीनियर ब्रदर आप कहां पर हैं? जल्दी से मेरे सामने आए और आकर वो वही वाला अटैक मेरे ऊपर करें जो आपने थोड़ी देर पहले किया था। मैं उस अटैक को अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। और तेजू तो उस पागल आदमी को देख रहा था और कहता है कि ये सच में पागल है। अब ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर 4 फैक्शन अलायंस पूरी तरह से हार चुकी थी और क्योंकि यहाँ के एल्डर्स भी काफी टाइम पहले ही हार चुके थे और कोई कल्टीवेटर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो फिर 4 फैक्शन अलायंस का नाम यहाँ पर कैसे रह सकता था। और जितने भी मॉन्क्स बचे थे वो यहाँ से भागने की कोशिश में लगे हुए थे और 4 फैक्शन अलायंस की जगह यहाँ पर सन एंड मून सेट का नाम आ चुका था क्योंकि वो जीत गई थी। अब कुछ मॉन्क्स ने तो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया था और कुछ की वहाँ पर डेथ हो चुकी थी और कुछ वहीं पर ही रहने लगे थे अपनी आइडेंटिटी को सबसे छुपाकर। और फिर हम देखते हैं कि 5 साल गुजर चुके थे और 5 साल के बाद हम तेजू को देखते हैं जो अभी तक अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। तेजू अभी भी त्यानली पर्ल के अंदर ही था और वो ये भी कहता है कि इस पर्ल ने अपने अंदर हेवन और अर्थ की सारी एनर्जी और एट्रीब्यूट्स को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब तेजू ये भी कहता है कि 5 एलिमेंट्स को इसने अब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन मुझे वेट करना होगा कि कब मैं इन एलिमेंट्स को यूज कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक ये एलिमेंट्स अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेंगे मैं इनको यूज नहीं कर सकता। इसके बाद तेजू कहता है कि मैं अभी और इस त्यानली पर्ल में नहीं रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। और कुछ टाइम बाद ही हम तेजू को देखते हैं जो कि वहां से बाहर आ चुका था और उसके बाद दोबारा से वो उसी कंट्री में जाता है और सन एंड मून सेक्ट को देखता है।
वो हैरान रह गया था कि वहाँ पर बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस हो चुकी थी और बहुत ही सारे लोग भी वहाँ पर आ चुके थे और वहाँ पर स्नो का काम भी चल रहा था और बड़े बड़े आइस के वहाँ पर क्यूब्स पड़े हुए थे। अब तीजू देखता है कि कुछ लोग उस आइस को तोड़ रहे थे और पता नहीं शायद उससे कोई स्टैचू बनाना चाहते थे और कुछ लोग कुछ गाड़ियों में आइस को रखकर कहीं लेकर जा रहे थे। अब तीजू ऐसे ही देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी वो कुछ लोगों को देखता है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा गर्म कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी और वो बहुत ही ज्यादा सैड भी लग रहे थे। अब तीजू को वो सब लोग बहुत ही ज्यादा अजीब भी लगते हैं और वियर्ड भी, इसीलिए वो उन सबको अपनी पावर का यूज करते हुए देखने लगा था और उसको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं और तीजू को इस बात का एहसास भी हो चुका था कि उनकी हालत ठीक नहीं है। अब तीजू को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो शॉक रह गया था कि वो सब मोर्टल्स थे और तीजू कहता है कि मोर्टल्स यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जब सन एंड मून सेक्ट यहाँ पर आया था तो तब सारे मोर्टल्स तो मर चुके थे और बाकी ये जगह छोड़कर जा चुके थे, तो फिर ये कैसे यहाँ पर रह सकते थे और इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अब तीजू सोचने लगता है कि क्या पिछले 5 साल से ये मोर्टल्स यहीं पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये तब से जिंदा हैं। लेकिन क्या यहाँ पर रहना पॉसिबल है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद